नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम है ना ऑलवेज विथ यू में। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, इसकी शुरुआत 1206 में हुई कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, इसकी समाप्ति हुई 1526 में इब्राहिम लोदी बाबर द्वारा अंत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो रहा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसमें किस किस प्रकार से कौन कौन से वंश थे और उन वंशों में कौन कौन से शासक हुए, इनका हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है, गुलाम वंश या दास वंश या मामूलक वंश, उसको हम देखते हैं। देखिए, इस वंश को देखने से पहले थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और हमने पढ़ा मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करके और सारा सब जीत के, और जो भारत है उसका जो उसकी सत्ता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर मध्य एशिया वापस चला जाता है। ठीक है, 1206 में, देखिए 1206 में 1206 में होता है खोखरों का विद्रोह। उसको दबाने के लिए मोहम्मद गौरी ईरान से, मध्य एशिया से वापस आता है भारत, और वह विद्रोह को दबाने में सफल रहता है। लेकिन वह वापस जब मध्य एशिया लौट रहा होता है तो उस पर एक खोकर जाति के युवक द्वारा उसे मार दिया जाता है, और वहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में पूर्ण रूप से है जो दिल्ली सल्तनत की सत्ता सौंप दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश या दास या मामूलक वंश की स्थापना दिल्ली पर करता है। ठीक है, अब देखिए, गुलाम, दास, मामूलक और इसे इलबरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। जो गुलाम वंश है वह 1206 से लेकर और 1290 तक इसका शासनकाल रहा। इसका जो प्रथम शासक हुआ वह कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक है। ठीक है, यह 1206 से लेकर 1210 तक इसका शासनकाल रहा। मोहम्मद गौरी का यह सेनापति था। 1206 में गद्दी पर बैठा। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है उसका निर्माण करवाया इसने। और देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार, जो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम से इसे जाना जाता है, उन संत के नाम पर कुतुब मीनार इसका नाम रखा गया। ठीक है, इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ी सी जानकारी और है। वह देखिए, उपनाम, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो उपनाम थे वो किस प्रकार से थे कि इसे कुरान खां, हातिम ताई, लाख बख्श, इन नामों से भी जाना जाता था। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। अब देखिए, इसने प्रथम मुस्लिम मस्जिद जो कि कुवैत उल इस्लाम के नाम से जानी जाती है, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार के बारे में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर कुतुब मीनार नाम रखा, और इसकी प्रथम मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित, इसकी दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल इल्तुतमिश द्वारा निर्मित और पांचवी मंजिल फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित, और इसका पूर्ण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राय पिथौरा नामक नगर की स्थापना करवाई, जो कि मध्यकालीन भारत का प्रथम निर्मित नगर था। ठीक है, और इसके बारे में एक डिटेल और कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है जो खेलते खेलते हुई। कौन सा खेल था? चौगान खेल था। चौगान, जिसे आज हम पोलो के नाम से भी जानते हैं, वही पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इल्तुतमिश, जो कि तुर्की था। 1211 से लेकर 1236 तक इसका शासन रहा। देखिए, 1210 के बाद 1211 आ रहा है। देखिए, बीच में कहाँ गया? बीच में कौन आया? बीच में एक शासक आया, आराम शाह। कौन? आराम शाह। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। आराम शाह 8 महीने रहा वह शासक। कितना? 8 महीने। इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, गुलाम था और दामाद भी था, यह इल्तुतमिश आराम शाह को मार देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। इस प्रकार इल्तुतमिश शासक 1211 में बन जाता है और 1236 तक रहता है। बदायूं का सूबेदार था,
चंगेज खां का आक्रमण इसी के शासनकाल के दौरान हुआ, ठीक है। और इसने प्रशासन को सही संचालित करने के लिए एक संघ की स्थापना की जिसे तुर्कान ए चियलगानी के नाम से जाना गया, जो कि 40 गुलाम सरदारों का संघ था, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखिए। ये इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम, ठीक है, क्या गुलामों का गुलाम कहलाया। देखिए मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन का गुलाम कौन, इल्तुतमिश। इस प्रकार से इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कह दिया गया। राजधानी इसने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। देखिए ध्यान में रखिएगा, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित हो रही है। फिर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया, इल्तुतमिश को, ठीक है। और इसने सुल्तान नासिर आमिर उल मोमिन इन दो की उपाधि धारण की, ठीक है। चंगेज खां का समकालीन था, आक्रमण होगा, ठीक है। जीतल व टंका चलाए, जीतल तांबा और टंका चांदी, ये दो मुद्राएं चलाई, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसका एक पुत्र है नासिरुद्दीन महमूद, उसकी मृत्यु की याद में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसके द्वारा निर्मित करवाया जाएगा और यह तुर्कों द्वारा निर्मित भारत में प्रथम मकबरा होगा, ठीक है। इसे मदरसा ए नासिरी के नाम से जाना गया, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं, इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है और ये स्क्रिच मतलब ग्रीक और इंडो, इन दोनों शैलियों का मिश्रण स्क्रिच शैली कहलाता है। उस शैली पर निर्मित मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा था। और देखिए जो इल्तुतमिश है इसे फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मकबरों का पिता, निर्माण का पिता, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं इसकी अतारकिन का दरवाज़ा इसने बनवाया नागौर और जोधपुर में, ठीक है। इस प्रकार से इल्तुतमिश का शासन था। और फिर 1236 में देखिए इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बनता है इसका अयोग्य शासक था रुकनुद्दीन फिरोज। इसे जो दिल्ली सल्तनत के अमीर है वह राजा घोषित कर देते हैं, शासक घोषित कर देते हैं। लेकिन जो इल्तुतमिश है इसने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को बनाया था और उसी कारण रजिया सुल्तान वहाँ के आम लोगों की सहायता के साथ वहाँ की सुल्तान बन जाती है और रुकनुद्दीन फिरोज को तख्त से उतार देती है, ठीक है। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक रहा और यह पहली और अंतिम महिला मुगल शासक थी। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, इसने अपना देखिए ये एक महिला थी और इसने सोचा कि अगर मैं किसी शक्तिशाली पुरुष से विवाह कर लेती हूँ तो ये जो मेरे लिए कि यह महिला है और शासक नहीं बन सकती, इस प्रकार के विद्रोह रजिया सुल्तान के समय हुए थे तो यह विद्रोह दब जाएंगे। और इसीलिए तबरबिंद भटिंडा की शासक जिसका नाम अल्तुनिया है उनसे रजिया सुल्तान ने विवाह कर लिया। लेकिन फिर भी 1240 में इन रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या हरियाणा के समीप कर दी जाती है, ठीक है। रजिया सुल्तान ने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है उम्दत उल निस्वा, ठीक है, ये उपाधि रजिया सुल्तान ने धारण की। फिर बात करते हैं मोइनुद्दीन बहरमशाह 1240 से 1242 इसका शासन रहा और इसमें इस शासनकाल के दौरान मंगोलों का आक्रमण भारत पर होता है। देखिए बहरमशाह ने एक पद का सर्जन किया जिसका नाम था नायाब ए मुमलकत, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बहरमशाह के बाद आता है मसूद शाह जो 1242 से 46 तक शासक रहता है। फिर नासिरुद्दीन महमूद आता है जो कि 1246 से लेकर 1265 तक शासक रहता है, जो दरवेश राजा और उलगू खां की उपाधि धारण करता है। देखिए फिर आता है गयासुद्दीन बलबन जो कि 1266 से लेकर 1287 तक शासन करता है और इसका जो वास्तविक नाम है वो बहाउद्दीन है, ठीक है। ये इल्बरी जाति का तुर्क था। देखिए अब तुर्कान ए चियलगानी जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी उसका सदस्य गयासुद्दीन बलबन था और इस संघ को तुर्कान ए चियलगामी संघ का दमन
गयासुद्दीन बलबन द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, और इसने राजत्व का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया और रक्त लौह की नीति अपनाई। ठीक है, रक्त लौह मतलब जिसके साथ युद्ध हो उसे छोड़ो ही मत, जिंदा उसे जड़ से समाप्त कर दो, उसकी हत्या कर दो। इस प्रकार की रक्त लौह की नीति ये गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई। फिर इसने सिजदा, घुटनों पर बैठकर सुल्तान को प्रणाम करना, पाबूज सुल्तान के पैर चूमना और नारोज जो कि फारसी त्यौहार है उसे मनाना शुरू गयासुद्दीन बलबन ने कर दिया था। देखिए, गयासुद्दीन बलबन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। दीवान ए बरीद जो कि गुप्तचर विभाग है। देखिए, सामंत होते थे पहले के ज़माने में, तो सामंतों पर निगरानी रखने के लिए इसने दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग की स्थापना की और इसने वहीं ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया जो कि इक्तेदारों पर नज़र रखता था। देखिए, इक्तेदारों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, फिर से इल्तुतमिश पर आते हैं, ये एक पॉइंट छूट गया था। देखिए, इक्ता प्रणाली चलाई, किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। ई से इक्ता, इल्तुतमिश से इक्ता। ठीक है, इक्ता क्या होता है? देखिए, जो राज्य है उसमें कर्मचारी भी होंगे ही, तो अपने राज्यसभा में जो कर्मचारी होते थे उनको वेतन के बदले, देखिए वेतन भुगतान के बदले जो भूमि प्रदान की जाती थी, ठीक है, उसे इक्ता भूमि कहा जाता था। तो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई और इन इक्तेदारों पर, जो कि इक्ता भूमि के स्वामी होते थे, इन इक्तेदारों पर नज़र रखने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी गयासुद्दीन बलबन ने नियुक्त किया। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसने अफर सियाब का वंशज होने का दावा किया। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। इस प्रकार गयासुद्दीन बलबन का शासन समाप्त होता है। फिर देखिए, गयासुद्दीन बलबन के बाद कैकुबाद और कयूमार्स आते हैं शासन में। कयूमार्स 1290 में शासक रहता है। इस कयूमार्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा कर दी जाती है और 1290 में खिलजी वंश की नींव यह दिल्ली पर डाल देता है। ठीक है, और शुरुआत होती है यहीं से खिलजी वंश की, जो कि 1290 से लेकर 1320 मात्र 30 वर्ष का वंश का शासक रहता है इसका। ठीक है, फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में आ जाते हैं। देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका शासन रहा 1290 से लेकर 1296 तक। ठीक है, प्रथम दिल्ली शासक जिसने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा। ठीक है, हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाला कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बाद में आएगा अकबर, जो कि मुगल काल में है, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, इसने अपनी राजधानी किलोखरी स्थानांतरित की। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और कि इसने शाइस्ता खां की उपाधि धारण की। ठीक है, इसने आंतरिक नीति से शासन, आंतरिक नीति मतलब सबको प्रसन्न रखना चाहा, अपनी जनता को, दुश्मन सबको प्रसन्न रखने की नीति इसने अपनाई, जिसे आंतरिक नीति के शासन के नाम से जाना गया। अब ये 1291 में रणथंभौर पर आक्रमण करेगा, जहाँ का शासक हमीरदेव रहेगा और इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को हार मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर इसने 1 साल तक डेरा डाला था, लेकिन फिर भी इसे हार का सामना करना पड़ा और हार के बाद ये कहता है कि ऐसे किलों को तो मैं अपने मुसलमान के सिर के बाल से, ऐसे किलो की कीमत तो मैं अपने मुसलमान के सिर के बाल से भी कम समझता हूँ। इस प्रकार का जो वाक्य है ये इसने रणथंभौर के किले के लिए कहा। अब देखिए, इस युद्ध को जाहिन के युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है। किस युद्ध से? जाहिन के युद्ध से। ठीक है, 1291। फिर बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी, जो कि कड़ा का सूबेदार था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। ये अलाउद्दीन खिलजी बिना इसकी इजाज़त के, किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बिना इजाज़त के देवगिरी, महाराष्ट्र मतलब दक्षिण पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, और वहाँ से बहुत सारा धन लूटता है। इस बात पर उसके जो सलाहकार थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, वह अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को भड़काते हैं कि यह तो देशद्रोह है, बिना आपकी मंजूरी के इसने दक्षिण पर आक्रमण किया है और इसका दंड इसे मिलना चाहिए। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसे माफ़ कर देता है और बाद में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार देता है और खुद शासक
शासन संभालता है, शासक बनता है। ठीक है, देखिए एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, इसने दीवान वकूफ़ जो कि राजकीय व्यय के बारे में जो भी बातें होती है उससे रिलेटेड एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम दीवान वकूफ़ था। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यहीं पर समाप्त होता है। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से लेकर 1316 इसका शासनकाल रहा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के जो युद्ध अभियान थे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है। देखिए 1299 में ये गुजरात आक्रमण करेगा और गुजरात जीतने के बाद वहाँ से एक गुलाम खरीदेगा, कितने में, 1000 दिनार में। और 1000 दिनार में खरीदने के कारण उस गुलाम को हज़ारी दिनार के नाम से जाना जाएगा। उसका नाम होगा मलिक काफूर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। उसका सेनापति होगा, कई युद्धों के अभियान पर जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 1299 में दूसरा युद्ध जैसलमेर विजय की। फिर 1301 में रणथंभौर विजय, प्रथम साका। ठीक है, हमीरदेव चौहान, अभी हम बात करके आए हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1291 में आक्रमण किया था, ये वही रणथंभौर है। ठीक है, यहाँ प्रथम साका होगा, हमीरदेव चौहान और रानी रंगदेवी करेगी। ठीक है, राजस्थान का प्रथम साका। फिर बात आती है 1303। देखिए इस रणथंभौर के साके में, प्रथम साके में एक राजस्थान का एकमात्र जल जौहर, ठीक है, एकमात्र जल जौहर होगा, कौन करेगा, हमीरदेव चौहान की, हमीरदेव की पुत्री। ठीक है, हमीरदेव की पुत्री एकमात्र राजस्थान का जल जौहर करेगी। फिर 1303 में चित्तौड़ विजय होगी, रावल रतन सिंह, पद्मावत आप सब जानते ही हैं, द्वितीय साका होगा। फिर बात करते हैं 1304 में सौंख मथुरा पर ये आक्रमण करेगा और वहाँ से विजय हो जाएगा। 1305 में ये मालवा विजय करेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 1308 में सिवाना विजय। सिवाना विजय के बाद यह सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद कर देता है, क्या, खैराबाद। और एक पॉइंट यहाँ पे ये कि ये चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर देता है। ठीक है, खिजराबाद, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक तो 1303 और एक है 1308। यहाँ पर तो कर रहा है खिजराबाद, यहाँ पर कर रहा है खैराबाद। ठीक है, फिर बाद में 1311 में जालोर विजय करेगा। जालोर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जालोर में ये 1304 में आक्रमण कर देता है, लेकिन उस वक्त वहाँ का शासक कानड़देव चौहान जो कि इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है 1304 में। बाद में 1311 में ये बगावत कर देता है, कौन, कानड़देव चौहान। और इसी बगावत को दबाने के लिए, मतलब कानड़देव चौहान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और इसी बगावत के विरुद्ध ये एक अभियान करता है जालोर के विरुद्ध और 1311 में जालोर के किले को जीत लेता है। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के अभियान उत्तर में रहते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी के, देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के अभियान रहते हैं और ये सारे सब अभियान हैं। फिर बाद में ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, देखिए मलिक मोहम्मद जायसी, ये नाम आपने सुन रखा होगा। पद्मावत ग्रंथ इसने 1540 में लिखा। इसमें पद्मावती, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी जो भी सारा सब हुआ डिटेल से इसमें वर्णित किया गया है। फिर बात करते हैं इम्पोर्टेंट बात, प्रथम शासक जिसने दक्षिण भारत जीता। ठीक है, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण के अभियान है, देखिए दक्षिण के अभियानों को छेड़ने के विरुद्ध, देखिए दक्षिण पर आक्रमण करने का जो क्रम होगा वो किस प्रकार से होगा। प्रथम वारंगल 1303 में करेगा, मलिक छज्जू सेनापति होगा और 1303 में ये मलिक छज्जू हार कर आ जाएगा। ठीक है, तो आक्रमण करने का जो क्रम होगा पहला वारंगल, दूसरा देवगिरी 1306 या 7 में, फिर तीसरा 1310 या 11 में हॉयसेल पर करता है और चौथा मदुरा, क्या है ये, मैदुरा। ठीक है, इस पर 1311 में ये आक्रमण करता है। इस प्रकार से ये आक्रमण का क्रम होगा 1 2 3 4।
अब बात करते हैं हम दक्षिण के अभियानों में जीत का जो क्रम होगा। देखिए, वारंगल पर आक्रमण तो 1303 में कर दिया था, ठीक है, कितने में, 1303 में, लेकिन वारंगल को ये 1308 में जीतता है मलिक काफूर के सेनापति के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये 1308 में जीतेगा, ये 1306 और 7 में जीतेगा, क्या, 1306-7 में जीतेगा, और हाईसेल 1310-11 में जीतेगा, ठीक है, और मदुरा को जीतेगा ये 1311 में। तो जीतने का जो क्रम हो जाएगा, पहला हो जाएगा किसका, पहला हो जाएगा देवगिरी का, दूसरा हो जाएगा वारंगल का, दूसरा, तीसरा हो जाएगा हॉयसेल का, और चौथा हो जाएगा मदुरा का। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि देखिए, जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में खज़ाइनुल फतह अपनी रचना है अमीर खुसरो की, तो इसमें कहा कि ये विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा है, ठीक है, इस प्रकार से इन्हें संबोधित किया गया। फिर बाद में अलाई किला 1303, इसमें 7 द्वार थे। अलाई दरवाज़ा जो कि कुतुब मीनार में प्रवेश हेतु इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी स्थापत्य कला का रत्न माना जाता है। इस प्रकार इसकी स्थापत्य कला से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य कला इस प्रकार रही। फिर बाद में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, इसने सेकंड सिकंदर खलीफा का नायब, सिकंदर ईसानी युग का सुल्तान और कड़ा का ये सूबेदार था ही। तो इस प्रकार ये इतनी उपाधियाँ इसने धारण की। दक्षिण के अभियान हम देख चुके हैं डिटेल से। फिर बात करते हैं, इसने अमीरों की जागीर जब्त कर ली, शराब पर रोक लगा दी और अमीरों के आपस में शादी करने पर रोक लगा दी। फिर दीवान रियासत, व्यापारियों पर जो कंट्रोल है, नियंत्रण करने के लिए इसने दीवान रियासत नामक विभाग की स्थापना की। बरीद मुमालिक जो कि गुप्तचर विभाग है, उसकी स्थापना इसने अलाउद्दीन खिलजी ने की। एक पद है मुनही, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। किसमें, सूचना देने वाले अधिकारी होते थे मुनही। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने ये स्थापना की। फिर देखिए, इम्पोर्टेंट है बाजार नियंत्रण प्रणाली। देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली के दौरान इसने 4 बाजार स्थापित किए। कौन कौन से, पहला गल्ला मंडी बाजार जो कि विभिन्न प्रकार के जो अनाज होते हैं उनकी मंडी होती थी। दूसरा सराय ए अदल, ठीक है, सराय ए अदल, अदल बदल, क्या करते हैं, कपड़ों का अदल बदल। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, कपड़ों से। कपड़ों का जो बाजार होता था उसे सराय ए अदल के नाम से जाना गया। फिर तीसरी बात करते हैं हम, इसने सामान्य बाजार जो कि दैनिक जीवन में जो काम आने वाली वस्तुएं हैं उनका बाजार, उससे संबंधित था सामान्य बाजार। और चौथा जो पशु है और दास है उनको खरीदने बेचने के लिए चौथा बाजार इसने स्थापित किया। इस प्रकार इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को साकार किया, ठीक है। फिर बाद में इसने राशनिंग प्रणाली, जो राशन लेते हैं हम, राशन प्रणाली आज भी है मौजूद। वह राशन प्रणाली कहाँ से शुरू की हुई, ये मध्यकाल भारत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रथम बार शुरू की गई, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ी, तो ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं हम, देखिए, खालसा भूमि। खालसा भूमि क्या होती है, जो विभिन्न प्रकार की भूमियाँ हैं, जैसे इक्ता, वक्फ, इन सारी भूमियों को मिलाकर एक बड़े भाग में या एक समूह में मिला दिया गया, जिसे खालसा भूमि कहा गया। और खालसा भूमि का अर्थ होता था सरकारी भूमि, ठीक है। सरकारी भूमि पर फिर कर लगा दिया, खालसा भूमि पर इसने कर लगाया। और देखिए, ये कर किस प्रकार होते थे कि खैराज, खुम्स, दरीगर और चरीगर। देखिए, खैराज क्या होता था कि उपज, जो किसान होगा उपज का आधा भाग कर के रूप में देगा। खुम्स क्या होगा कि देखिए, खुम्स का रहता था 1/5 प्लस 4/5, ठीक है, प्लस तो नहीं कह सकते। देखिए, फिर से देखिए, 1/5 और 4/5,
अब ये जो 1/5, ये देखिए जो युद्ध होता था उसमें जो सामान मिलता था या सोना चांदी जो भी होता था, उसका 1/5 भाग तो सैनिकों को दिया जाता था और जो 4/5 भाग होता था वो राज्य में जमा कर लिया जाता था। तो इस प्रकार खुम्स प्रणाली थी। ठीक है। फिर धरीकर जो आवास है, निवास स्थान के योग्य जो आवास है, आवास पर दिया जाने वाला कर धरीकर था। और चरीकर दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाला कर चरीकर के नाम से जाना जाता था। ये इम्पोर्टेंट है। धरीकर और चरीकर लगाने वाला शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। 1296 से लेकर 1316 इस प्रकार इसका शासन रहा 20 वर्षों का। ठीक है। अब देखिए इसने बीसवा भूमि माप के लिए एक पद्धति चलाई। बीसवा मतलब 1 बीघा का 20वां हिस्सा, 20 बिस्वा। ठीक है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल हमें देखने को मिलता है। फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर, ये अलाउद्दीन खिलजी के संपूर्ण परिवार को, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद संपूर्ण परिवार को ये मौत के घाट उतार देता है और एक पुत्र अलाउद्दीन खिलजी का मुबारक खिलजी इसे कैद करके कैद खाने में डाल देता है और खुद शासक बन बैठता है। फिर बाद में मुबारक खिलजी द्वारा कैद में रहते हुए ही षड्यंत्र करके मलिक काफूर को मरवा दिया जाता है और 1316 में ही मुबारक खिलजी शासक बनता है और 1320 तक ये शासक रहता है। ठीक है। मुबारक खिलजी अपने आप को खलीफा का दर्जा दे लेता है अपने आप खुद से ही, और यह इतना मूर्ख था कि दरबार में कभी कभी नग्न अवस्था में भी आ जाता था। और इसने नासिरुद्दीन खुसरो नाम का एक हिंदू था, जिसे ये गुजरात का निवासी था, इसको ये मुसलमान जो धर्म होता है इस्लाम, वह स्वीकार करवा देता है। किसको? नासिरुद्दीन खुसरो को। ठीक है। ये खुसरो आगे जाकर नासिरुद्दीन खुसरो शाह कहलाएगा और यह नासिरुद्दीन खुसरो शाह मुबारक खिलजी की हत्या कर देगा और खुद शासक बन बैठेगा 1320 में। ठीक है। इस प्रकार से मुबारक खिलजी का अंत हो जाएगा। ठीक है। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली पर बैठने वाला प्रथम भारतीय हिंदू मुस्लिम शासक हो जाएगा। पहले हिंदू था फिर बाद में मुस्लिम बना, इसीलिए प्रथम भारतीय हिंदू मुस्लिम शासक। ठीक है। इसकी जो हत्या है वह गाजी मलिक कर देता है। गाजी मलिक कौन? गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश की नींव डालता है। अब आ जाते हैं हम तुगलक वंश पर। ठीक है। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 तक तुगलक वंश रहा। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक इसकी स्थापना करेगा और 1320 से 1325 तक ये शासक बनेगा। गयासुद्दीन तुगलक गाजी इस नाम से इस वंश की नींव रखता है। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक रहता है और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में तुगलकाबाद नगर बसाता है। ठीक है। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी इस नाम से उपाधि धारण करता है और उदारवादी नीति, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कठोर कर दंड और ये सब नीतियाँ चला रखी थी। इन सब को समाप्त कर देता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक, और उदारवादी की नीतियाँ अपनाई और इन उदारवादी नीतियों को रस्म रियाना कहा गया। ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने 1/2 कर रखा था, उसे घटाकर 1/3 कर दिया गया। ठीक है। कुओं और नहरों का निर्माण करवाया गया। ठीक है। और हुक्म हासिल ये प्रणाली चलाई गई। अब देखिए ये क्या होता है हुक्म हासिल क्या होता है कि जैसे किसान होता है, किसान को एक समय में ऐसा था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कि अकाल पड़े, चाहे कुछ भी हो, फसल बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन उसे कर आधा देना ही पड़ेगा, निश्चित था उसका कर। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि किसानों को होने वाले नुकसान इन सब को मिलाकर जितना भी जिस हिसाब से भी उसका कर बनता है वह किसान उतना ही कर देगा। मतलब ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद प्रणाली साबित हुई। ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक यातायात
वह डाक प्रणाली विकसित की गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसने रस्म मियान तरीके एल्दाद जो कि राजस्व नीति से संबंधित थी, इन विभागों की स्थापना भी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा कर दी गई। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक जो कि सर्वाधिक विद्वान शासक है लेकिन अभागा भी। कैसे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक इसका शासनकाल रहता है। जूना खां इसका वास्तविक नाम रहता है। सबसे बड़ा राज्य इसी का रहा। सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान भी यही रहा, ठीक है। इसने चमड़े तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जिसका नाम पहले देवगिरी था, उस देवगिरी को दौलताबाद में परिवर्तित करके उसको अपनी राजधानी बनाया। क्यों? क्योंकि एक तो राजधानी की सुरक्षा और दूसरा प्रशासन में सुधार लाने के लिए, ठीक है। फिर एक यात्री है इब्न बतूता, वह मोरक्को से आया। कब आया? 1333 में, इसी के शासनकाल के दौरान आया, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ी सी डिटेल। और सर्वाधिक विद्वान, हिंदू त्योहारों को मनाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। देवगिरी राजधानी बनाया, दौलताबाद नाम रखा। इसने दीवाने कोही किसानों की मदद की, ठीक है। देखिए इसके शासनकाल के दौरान अकाल पड़ता है और 2.5 वर्षों तक ये किसानों के मदद के लिए उन्हीं के साथ रहता है और दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना करता है। देखिए ये विभिन्न नीतियां चलाएगा, विभिन्न प्रयास करेगा, लेकिन इसकी सारी नीतियां फेल हो जाएगी और सारे प्लान फेल हो जाएंगे। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे अभागा आदर्शवादी सुल्तान कहा, ठीक है। और इसकी मृत्यु थट्टा में हो जाती है। देखिए बदायूनी इतिहासकार इसके इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार रहा। क्यों? क्योंकि बदायूनी ने कहा इसके बारे में कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को अपनी सुल्तान से छुटकारा मिल गया। इस प्रकार का वाक्य बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज तुगलक शासक बनता है। 1351 से 1388 तक शासक रहता है। ये अशोक स्तंभ जो कि खिजराबाद मेरठ में था उसे दिल्ली स्थानांतरित करेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ देखते हैं इसको, सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने दीवान ए बंदगान दास प्रथा को बंद कर दिया, तो दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की। दारुल विभाग, दारुल दवा दारू, ठीक है। तो इसने मुफ्त की दवाइयाँ देना शुरू कर दिया और दारुल विभाग की स्थापना शुरू की, ठीक है। दीवाने खैरात जो गरीब अनाथ बच्चे थे उनके लिए इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इसने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की। फिर बात आती है दीवाने इल्तिहाक जो कि पेंशन से संबंधित था। इस विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की। फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD जो आज हम देखते हैं उसका सर्वप्रथम मध्यकाल भारत के इतिहास में चर्चा में आया। किसके शासनकाल के दौरान? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान। इसने 24 कर समाप्त कर दिए, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी ने लगा रखे थे प्रजा पर, वो सभी 24 कर समाप्त करके जो शरीयत में उल्लेखित महत्वपूर्ण कर थे, जैसे शरीयत के जो महत्वपूर्ण कर थे जैसे जजिया, ठीक है, उन करों को ही इसने वसूला। देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सल्तनत में प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं इसकी। और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का सबसे बड़ा जाल बनवाया, ठीक है। नहरों का निर्माण तो कौन करवा रहा था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और
नहरों का सबसे बड़ा जाल किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा। इसने घड़ियाल जो कि जल घड़ी है, वो सबसे बड़ी बहुत बड़ी घड़ी है, जल घड़ी का निर्माण करवाया। घड़ियाल नाम था उसका। 300 नगर बसाए, 300 नगर बसाए। इसने हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फिरोजाबाद शहर बसाए। जौनपुर अपने पुत्र जौना खान की याद में बसाया। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसके। देखिए, नहरों का जाल बनाएगा सिंचाई के लिए। सिंचाई में पानी यूज लेंगे किसान, तो सिंचाई पर कर लगा देगा, और इस सिंचाई कर को हब ए सर्व के नाम से जाना गया। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोजशाही लिखी। ये इसने स्वयं लिखी थी, खुद ने लिखी थी। ठीक है, इस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक का अंत हो जाता है। फिर 1388 में देखिए इसका पौत्र तुगलक शाह, ठीक है, तुगलक शाह शासक बनता है, और उसकी हत्या अलबुर्ग द्वारा कर दी जाती है, और अलबुर्ग 1390 तक शासक बना रहता है। ठीक है, अब देखिए ये जो नासिरुद्दीन महमूद है, ये 1391 से लेकर 1394 तक शासक रहता है। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद शाह द्वितीय है, इसका पूरा नाम है। 1391 से लेकर 1394 तक ये शासक रहता है। और फिर इसके बाद में आता है महमूद शाह। ठीक है, कौन? महमूद शाह। इसके शासनकाल के दौरान देखिए ये रहेगा 94 से लेकर 1412 तक। ठीक है, ये इसके शासनकाल के दौरान तैमूर जो कि समरकंद है, तैमूर लंग, इसका आक्रमण भारत पर होगा। ठीक है, किसके? महमूद शाह के शासनकाल के दौरान। अब देखिए जो सैयद वंश है, ठीक है, सैयद वंश की स्थापना कब? 1414 में। तुगलक वंश का अंत कब? 1412 में। डिफरेंस कितना? 2 साल का आ रहा है। इन 2 सालों में देखिए तुगलक वंश की समाप्ति के बाद, तुगलक वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली सल्तनत में काफ़ी उठापटक होगी, और इसी उठापटक में सैयद वंश के हाथ दिल्ली सल्तनत की सत्ता आएगी। ठीक है, बागडोर सैयद वंश के हाथों में आएगी। सैयद वंश 1414 में इसकी स्थापना होगी। खिज्र खां इसका संस्थापक होगा। ठीक है, अब 1414 से लेकर 1421 तक खिज्र खां इसका शासक रहेगा प्रथम। फिर इसके बाद मुबारक शाह आएगा 1421 से लेकर 1434 तक ये शासक बना रहेगा। फिर देखिए इसी के शासनकाल के दौरान याहिन बिन सरिंद एक रचनाकार है, उसने अपनी रचना तारीख मुबारक शाही ये रचना इसी के शासनकाल के दौरान की। देखिए मुबारक शाह है जो ये सबसे शक्तिशाली शासक रहा सैयद वंश का, और मुबारकाबाद नगर इसने बसाया। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वह इससे प्रसन्न नहीं थे, और उन्होंने मिलकर मुबारक शाह को मुबारकाबाद देखने के लिए बुलाया और वहीं पर उसकी हत्या कर दी। फिर बाद में बात करते हैं हम इसके अंतिम शासक जो कि हमीर खां रहते हैं, उसकी हत्या बहलोल लोदी द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, बहलोल लोदी द्वारा हमीर खां की हत्या 1450 में कर दी जाती है, और लोदी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोदी द्वारा कर दी जाती है। 34 वर्ष तक इसने शासन किया, और इसने बहलोली प्रकार के सिक्के चलाए, और यह एक अफगानी था। ठीक है, लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक इसका शासन रहेगा। देखिए बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी आएगा, 1489 से लेकर 1517 तक ये शासन करेगा। सिकंदर लोदी मूल नाम इसका निजाम शाह था, और लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। ठीक है, और 1506 में ये आगरा को अपनी राजधानी बना लेगा। ठीक है, फिर गुप्तचर व्यवस्था बनाई इसने। देखिए सिकंदर लोदी के बारे में, इसका नाम जैबबंद या जैबोबंद भी था। इसने लेखा परीक्षण प्रणाली प्रारंभ की। ठीक है, इसने लेखा परीक्षण प्रणाली से मतलब था कि जो हिसाब किताब है, लेखा जोखा रखने के लिए इसने लेखा परीक्षण प्रणाली का
प्रारंभ किया, ठीक है। और इसे औरंगजेब का पूर्वगामी क्यों? क्योंकि इसने ये धर्मांध था, इसने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, लूटा, इसीलिए इसे औरंगजेब का पूर्वगामी कहा गया। इसने अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना भी की, ठीक है। और इसने जो माप पद्धति है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा चलाई, उसी प्रकार से इसने सिकंदरी गज चलाई, ठीक है। यह सिकंदरी गज किसने चलाई? इब्राहिम लोदी ने, सॉरी सिकंदर लोदी ने, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं हम सिकंदर लोदी के बाद शासक बना इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 से लेकर 26 तक इसका शासनकाल रहेगा। अंतिम लोदी वंश का शासक, ठीक है। खातौली का युद्ध होगा, महाराणा सांगा से हार जाएगा, 1517 में होगा। और फिर 1527 में पानीपत का युद्ध होगा, बाबर से पराजय झेलेगा और ये मारा जाएगा। इसके बारे में ये डिटेल ध्यान में रखिए कि प्रथम सल्तनत कालीन शासक जो युद्ध करते हुए मारा गया, कौन? इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये आप डिटेल ध्यान में रखिएगा। हमने मरने के संदर्भ में 2 पॉइंट पढ़े हैं, एक खेलते खेलते मरा, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक युद्ध करते हुए मर रहा है, कौन? इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। बाबर द्वारा मार दिया जाएगा और 1526 में, ठीक है, 1526 में ये बाबर द्वारा 1527 में बाबर द्वारा मारकर और मुगल काल की शुरुआत होगी, वो आगे हम डिटेल से देखने वाले हैं। इस प्रकार हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट पूरा हो चुका है। हमने एक एक डिटेल देख ली है। तो इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2-5 मिनट में किस प्रकार है। देखिए, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी। गुलाम वंश दास मामूलक वंश प्रथम वंश रहा, 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक खेलते खेलते मारा गया, 2.5 दिन कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक है। फिर आया इल्तुतमिश, इन दोनों के बीच में आरम शाह था, आरम शाह को इल्तुतमिश ने मार दिया। फिर इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि अयोग्य था, उसकी जगह फिर रजिया सुल्तान बनी 1240 में। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया, जो कि इसका शौहर था, इसकी हत्या हो जाती है। फिर इसके बाद में बहरम शाह ने एक पद का सर्जन किया, कौन सा? नायाबे मुमलकत, दिख रहा है आपको? नायाबे मुमलकत, ठीक है। इस पद का सर्जन किया और मंगोल का आक्रमण इसी के शासनकाल के दौरान हुआ, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर आता है मसूद शाह, ये शासनकाल रहा। फिर आता है नसीरुद्दीन महमूद शाह, ये इसका शासनकाल रहा। फिर दरवेश राजा उल गुल की उपाधि इसने धारण की। फिर आता है इम्पोर्टेंट गयासुद्दीन बलबन, तुर्कानी चेलगानी का दमन किया, ठीक है। सिजदा पाबोज नारोज इसने ये चलाए और रक्त की नीति दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। फिर बाद में इसके शासक होंगे कैयूमार्स की हत्या ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर देगा 1290 में, ठीक है। और खिलजी वंश की स्थापना करेगा 1290 से 1320। इसके ये खिलजी वंश रहेगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी प्रथम दिल्ली शासक, जो हिंदू के प्रति उदार दृष्टिकोण के लोकरी को राजधानी बनाएगा, ठीक है। फिर बाद में देखिए फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आंतरिक नीति ये अपनाएगा शासन के लिए। शाइस्ता की उपाधि। अमीर देव चौहान, जो कि रणथंभौर का शासक है, उसके विरुद्ध अभियान, युद्ध नहीं जीतेगा तो ये वाक्य कहेगा, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी इसकी शासनकाल में दक्षिण पर आक्रमण कर देता है और काफ़ी भारी मात्रा में लूट मचाता है, ठीक है। दीवानी वकूफ़ की स्थापना की। इतिहासकार बर्नी ने कहा कि चंदोबा वाला जो पॉइंट है वो कि अभी सुल्तान के चंदोबे यानी कि दाद से खून टपकता हुआ रुका नहीं था कि उसी खून भरे चंदेबे को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सर पर धारण कर लिया। इस प्रकार का वाक्य बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार देगा और ये विभिन्न प्रकार के आक्रमण इस पर
ये इसके अभियान हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट 1303 चित्तौड़ विजय के बाद ये खिजराबाद नाम रख देता है चित्तौड़ का, और सिवाना विजय के बाद सिवाना का खैराबाद कर देता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर दक्षिण में अभियान चलाएगा, वारंगल, देवगिरी, होयसल और मदुरा। जीतने वाला क्रम दूसरा हो जाएगा, वारंगल बाद में आ जाएगा, देवगिरी पहले आ जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसने विभिन्न उपाधियां धारण की, ठीक है। कड़ा का सूबेदार था, दक्षिण में अभियान चलाने वाला प्रथम शासक था, और अमीरों की जागीर जब्त, शराब बंद, अमीरों के आपस में शादी करने को बंद कर दिया इस प्रकार। और इसने दीवानी रियासत, व्यापारियों पर रोक कंट्रोल करने के लिए बरीद ए ममालिक, गुप्तचर विभाग, मुनि सूचना देने वाला अधिकारी, बाजार प्रणाली, ठीक है। चार प्रकार के बाजार कौन कौन से? पहला गल्ला बाजार, ठीक है, और दूसरा सराय ए अदल, कपड़ा बाजार, तीसरा सामान्य बाजार, सामान्य वस्तुएं दैनिक जीवन के यूज की, और चौथा पशु और दासों के लिए खरीदने और बेचने के लिए। फिर राशनिंग प्रणाली, जो राशन आता है हमारे, उस प्रणाली की शुरुआत इसने की। खालसा भूमि पर कर लगाया। बिस्वा पद्धति भूमि माप के लिए इसने शुरू की। खैराज 1/2, खोम्स 1/5 और 4/5 इस प्रकार से आपको बता दिया गया था। फिर धरी कर, ठीक है, आवास भूमि पर कर, चरी कर, दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर बाद में देखिए, जो खिलजी वंश है उसका शासक बनेगा मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी 1316 से 1320। फिर मुबारक खिलजी की हत्या नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में कर देगा और खुद शासक बनेगा। देखिए, नासिरुद्दीन खुसरो शाह पहले खुसरो नाम से था और ये एक हिंदू था, उसको इस्लाम धर्म स्वीकार करवाएगा मुबारक खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह बना देगा, और इसने हत्या कर दी और शासक बना। तो ये हो जाएगा दिल्ली पर बैठने वाला प्रथम भारतीय हिंदू मुस्लिम शासक, ठीक है, इस प्रकार से। और इस नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक है, वह कर देगा और तुगलक वंश की स्थापना करेगा, ठीक है। तुगलक वंश 1320 से 1412 आ जाएगा। फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से नींव डालता है। वास्तविक नाम इसका गाजी मलिक होता है। तुगलकाबाद दिल्ली में यह नगर बसाता है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक उदारवादी नीति अपनाएगा। सारे कर और ये जो भी कड़े कानून थे उनको समाप्त कर देगा। इसे रस्म रियाना कहा जाएगा। इसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की और कर को जो 1/2 था वो 1/3 कर देगा। कुओं नहरों का निर्माण करवा देगा, ठीक है। हुक्म हासिल किसानों के लिए बहुत सही प्रणाली साबित होगी ये, ठीक है, कि जितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से आप कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार की प्रणाली इसमें रही। यातायात और डाक प्रणाली विकसित हुई। रस्में मियान और तरीक ए अलदा, ये इस प्रकार की विभाग की स्थापना ये करवाएगा। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, सर्वाधिक विद्वान शासक, हिंदू त्यौहार मनाए, देवगिरी को राजधानी बनाया, दौलताबाग, ठीक है। दीवानी कोई किसानों की मदद के लिए इस विभाग की स्थापना की और ये अभागा आदर्शवादी सुल्तान कहलाया। ठट्टा में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। ये जूना का इसका नाम था, सबसे बड़ा राज्य था इसका, सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान रहा। चमड़े तांबे की सांकेतिक सिक्के चलाए इसने। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की और इब्न बतूता इसी के शासनकाल में आया। फिर इसके बाद में आता है फिरोज शाह तुगलक। देखिए, इसके बारे में बर्नी ने जो कहा था वह आपको बदायूनी ने जो कहा वह आपको बता चुका कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को उसकी सुल्तान से छुटकारा मिल गया, इस प्रकार का वाक्य इसके लिए बदायूनी ने कहा। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक ये शासक बना रहा। इसने अशोक स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। देखिए, इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। क्योंकि दीवाने बंदगान, दास प्रथा मुक्ति, दारुल विभाग, मुफ्त की दवा, ठीक है, दीवानी खैरात, अनाथ और असहाय लोगों की सेवा, ठीक है, दीवाने इल्तियाक, पेंशन व्यवस्था, ठीक है, इस प्रकार से विभाग स्थापना की। और PWD 24 करों को समाप्त कर दिया।
नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाया, नहरें बनेंगी तो सिंचाई होगी, सिंचाइयों पर इसने कर लगा दिया जिसे हबे सर्ब कहा गया। घड़ियाल जल घड़ी बनाई गई, 300 नगर बसाए, ठीक है। आत्मकथा इसने पुते थे, फिरोज शाही खुद नहीं लिखी। फिर इस प्रकार से फिरोज शाह का अंत हो जाता है। फिर इसके बाद में फिरोज शाह का पौत्र बनता है 1388 में। उसकी हत्या अलबुर्ग द्वारा कर दी जाती है जो 1290 तक रहता है। फिर उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद शाह द्वितीय आता है जो 1391 से लेकर 1394 तक शासक रहता है, ठीक है। 1394 के बाद ये महमूद शाह शासक बनता है और तैमूर लंग का आक्रमण इसी के शासनकाल के दौरान रहता है होता है, ठीक है। और 1412 तक ये शासक बना रहता है। फिर बात करते हैं हम 12 के बाद 1414 में स्थापना होती है सैयद वंश की, ठीक है। उठापटक के बाद, काफ़ी उठापटक के बाद सैयद वंश की स्थापना होती है। ये 51 तक रहता है, ठीक है। पैगंबर वंशज और शिया वंशक शासक, शिया वंशक मतलब जो शिया सुन्नी में बटा था मुसलमान ग्रुप, उसमें शिया वंश का ये शासक था, ठीक है। स्थापना खिजर खान की और मुबारक शाह सबसे शक्तिशाली मुबारकाबाद बसाया, ठीक है। 1421 से 34 तक इसका शासनकाल रहा, ठीक है। इस प्रकार इसका जो अंतिम शासक था वो अमीर खां था और उसकी मृत्यु बहलोल लोधी द्वारा कर दी जाती है और लोधी वंश की स्थापना होती है, ठीक है। बहलोल लोधी संस्थापक, ठीक है, अफगान था और इसने बहलोली प्रकार के सिक्के चलाए। फिर आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में कहा जाता है कि देखिए क्या कि इसका मूल नाम निजाम शाह था, लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता था और आगरा जो कि 1506 है उसका निर्माण किया और राजधानी बनाई, ठीक है। फिर आता है इब्राहिम लोधी, अंतिम लोधी वंश का शासक। खातौली का युद्ध 1517 महाराणा सांगा से लड़ेगा और हार जाएगा, ठीक है। फिर 1527 में पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा हार जाएगा और मार दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मारकर और बाबर मुगल काल की स्थापना करता है। इस प्रकार हमारा दिल्ली सल्तनत ये क्विक रिवीजन हो चुका है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मुगल काल। तो इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है हम है ना, ठीक है। वहाँ से आप मुफ्त में इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और आगे हम पढ़ेंगे मुगल काल। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।